Hello everyone, this is Archana, Assistant Professor at Nehru Memorial Shiv Narayan Das PG College Badaयूं. Again, I welcome you all on my YouTube channel The Inclusive Zone. तो जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन पेपर का यूनिट 9 जो कि रिलेटेड है आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप से। इसको आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हर एक एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो गया, नेट के एग्जाम में तो आते ही आते हैं। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर जो कहीं भी कुछ भी ना समझ में आए तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। और अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्या क्या टेक्निक्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो आज ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करें। तो जैसे कि आपको फर्स्ट स्लाइड पे दिख रहा होगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट को टेलरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसको दिया गया था F.W. टेलर के द्वारा, इसीलिए इनके नाम पे टेलरिज्म पड़ गया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी किसने दी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? F.W. टेलर। ठीक है, तो दोनों नाम आ सकते हैं, आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी पूछा जा सकता है और टेररिज्म के नाम से भी पूछा जा सकता है। इज दैट क्लियर? इसलिए मैंने दोनों चीजें आपको बता दी। अब जैसे इस बॉक्स में आपको दिख रहा होगा, F.W. टेलर का पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसर टेलर, है ना, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। ये अमेरिका के थे। ठीक है, इनको F.W. टेलर के नाम से भी जाना जाता है ना। इन्होंने बहुत सारी कंपनीज में काम किया और बहुत सारी कंपनीज में काम करने के बाद इन्होंने ये देखा कि कैसे जो आउटपुट है, कैसे हम आउटपुट को बढ़ा सकते हैं बिना वेस्टेज के, है ना। बिना वेस्टेज के आउटपुट को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हम साइंटिफिक तरीके से काम करें जिससे जो आउटपुट है वो हमारा ज्यादा हो। इज दैट क्लियर? आगे क्या लिखा है? He is regarded as a father of scientific management. Most important question, यहां से भी क्वेश्चन आता है कि who is known as a father of scientific management? तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? F.W. टेलर है। यहीं पे आप ये जान लीजिए, इनकी दो बुक्स हैं जो कि बहुत फेमस है। पहली बुक का नाम है इनका शॉप मैनेजमेंट, शॉप मैनेजमेंट, और दूसरी बुक का नाम है इनका साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये दो किताबें हैं जो कि F.W. टेलर के द्वारा लिखी गई। पहली किताब है इनकी शॉप मैनेजमेंट और दूसरी बुक है इनकी साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये दोनों बुक्स के नाम भी आपको याद रखने हैं, जिससे कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये क्वेश्चन गलत ना कर सके। इनकी बुक्स का नाम ज्यादातर करके आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड से आपको इनकी बुक्स का नाम याद रखना है, शॉप मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। F.W. टेलर इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और इनकी थ्योरी को टेलरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अब हम ये डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि टेलर के द्वारा दी गई है। यहाँ लिखा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट men want to do and seeing that they do in the best and cheapest way. इसका मतलब ये है कि F.W. टेलर ने जब बहुत सारी कंपनीज में काम किया, वहां ऑब्जर्वेशन के थ्रू बहुत सारी चीजें सीखी और सीखने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि काम करने के तरीके को हमें क्या करना है, चेंज करना है। जो हम रूल थंब के अकॉर्डिंग काम करते हैं, रूल थंब के अकॉर्डिंग काम ना करके हम साइंटिफिक तरीके से काम करेंगे। और साइंटिफिक तरीके से काम करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कौन क्या काम कर सकता है, कौन क्या करने में एफिशिएंट है, बेहतर तरीके से वो काम कैसे कर पाएगा, है ना। और सबसे चीपेस्ट वे क्या और सबसे बेस्ट वे क्या होगा जिससे कि हमारा आउटपुट
बढ़ सके। इज दैट क्लियर? तो ये क्या है, ये आपका FW टेलर के द्वारा ये बात कही गई थी। इज दैट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रिंसिपल से ही आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी कि थ्योरी एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही है। तो सबसे पहला क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब ये है कि जब हम एक ही प्रोसीजर को रिजिडली फॉलो करते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, रूल ऑफ थंब उसको बोला जाता है। तो FW टेलर ने ये बोला कि हमें रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग काम नहीं करना है, हमें साइंटिफिक तरीके से साइंस को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना है, जिससे कि जो हमारा आउटपुट है वो आउटपुट ज्यादा है। इज दैट क्लियर? ये क्या होता है आपका रूल ऑफ थंब होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर जो मैं कहूं कि एक कंपनी है जो कि क्या बनाती है, बॉटल्स बनाती है ना, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा मिल्टन की बॉटल्स बनती है। तो एक कंपनी है जो कि बॉटल्स बनाती है। तो अगर जो हम एक ही प्रोसीजर को वही रिजिड तरीके से एक पर्सन है या एक एम्प्लॉय है आपकी कंपनी में जो कि पूरी की पूरी बॉटल बैठ के बना रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा कि इस एक बॉटल को बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, आउटपुट भी क्या होगा हमारा कम होगा। यहीं पे अगर जो इस काम को हम साइंटिफिक तरीके से बांट दें कि जो पर्सन जिस काम को करने के लिए बेहतर है उसको उस टेक्निक को हम उस टेक्निक को सिखाएं ताकि वो काम जो है वो जल्दी हो, उसमें टाइम भी कम लगे और हमारा आउटपुट भी ज्यादा है। अब जैसे इस बॉटल को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वर्क को डिवाइड कर सकते हैं कि जो बॉटल का कवर यानी कि बॉटल की जो लिड है वो कोई और बनाएगा, बॉटल की बॉडी कोई और बनाएगा, उसकी फिनिशिंग कोई और करेगा, है ना। ऐसे हमने क्या कर दिया, काम को अलग अलग भागों में अलग अलग लोगों को बांट दिया, जिससे क्या होगा कि जो बॉटल का लिड बनाएगा वो बॉटल का लिड बनाने में एक्सपर्ट हो जाएगा, जो उसकी बॉडी बनाएगा बॉडी बनाने में उसकी एक्सपर्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्या होगा कि यहाँ पे एक्सपर्टीज भी बढ़ेगी, हमारा टाइम भी कम लगेगा, हमारा आउटपुट भी ज्यादा आएगा और हम रिजिड ना होके हम क्या कर सकते हैं, साइंस को साइंटिफिक तरीके से चीजों को बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये बोला गया कि हमें रूल ऑफ थंब का यूज नहीं करना है, हमें साइंटिफिक तरीके से चलना है। तो यहां से आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि रूल ऑफ थंब की बात किस थ्योरी में की गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट में की गई है। रूल ऑफ थंब को किसने नहीं माना है, तभी क्या आता है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आएगा, है ना। तो यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, यानी हमें मैक्सिमम आउटपुट की बात करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बॉटल का एग्जांपल दिया, तो बॉटल का एग्जांपल आप यहाँ भी ले सकते हैं कि जब हमने काम को डिवाइड कर दिया तो अब क्या होगा कि अब हमारा जहां पे हम एक दिन में एक बॉटल बना पा रहे थे या एक दिन में हम 2 बॉटल बना पा रहे थे, वहीं पे जब हम काम को डिवाइड कर देते हैं तो हो सकता है हम एक दिन में 50 बॉटल्स या 100 बॉटल्स बना पा रहे हो, है ना। तो इसीलिए क्या है कि जो हमारा रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट है उसको कम करके हमें अपना आउटपुट क्या करना है, बढ़ाना है। इज दैट क्लियर? फिर क्या है आपका थर्ड प्रिंसिपल है मेंटल रेवोल्यूशन ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड द वर्कर, यानी यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा माइंड है वो काम करना बेहतर तरीके से शुरू करेगा, तो वहां पे क्या आएगा, हमारा मेंटल रेवोल्यूशन आएगा। जहां पे अभी हम रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, अब हम साइंटिफिक चीजों को सोच के विचार के अपनी प्लानिंग करके हम चीजों को कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आपका मेंटल रेवोल्यूशन हो गया। देन है आपका डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे जो ईच पर्सन, हर एक पर्सन जो आपकी कंपनी में या आपके कॉलेज में इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है उसकी स्किल्स बेहतर होंगी, है ना, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग हम कामों को डिवाइड करेंगे, क्या एफिशिएंटली वो व्यक्ति काम कर सकता है, उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हम वर्क को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, हर एक ईच इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट है उसके काम को लेके वो भी होता है और जो हम आउटपुट चाहते हैं वो आउटपुट भी हमें ज्यादा मिलता है। देन है हमारा
नेक्स्ट प्रिंसिपल, इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। हमें यहाँ पे जो भी हमारा वर्क है उसको हमें इक्वली डिवाइड करना है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, तभी जो हमारा आउटपुट है वो बेहतर हो पाएगा। देन हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मनी नॉट डिस्कार्ड का ये मतलब है कि हमें कॉपरेशन के साथ काम करना है। लोगों की क्या लोग क्या सोच रहे हैं, उन्हें कैसे काम करना है ना, इन सारी चीजों के बीच में हम कॉपरेशन बैठाते हुए काम करेंगे, तभी जो हमारा आउटपुट है वो बेहतर आएगा, है ना। यहाँ पे फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही कहता है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। यहाँ पे हमें एक इंडिविजुअल को लेके नहीं चलना है, हमें हर एक इंडिविजुअल को कॉपरेशन के साथ लेके चलना है। इज दैट क्लियर? तो ये है आपके प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा है मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। देन है मेंटल रेवोल्यूशन ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। इक्वल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये मोस्ट प्रिंसिपल्स हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान से अच्छे से समझिए और इनको याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस होते हैं ए बी सी डी करके, आपको चूज करना होता है कौन सा इसमें है और कौन सा इसमें नहीं है। तो आपको जब सारे प्रिंसिपल्स पता होंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी बेसिक एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हम इनको समझेंगे, यहां से भी अगर जो क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे क्या, डिटरमाइन द वन बेस्ट वे टू डू ईच जॉब। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे हम करते हैं जॉब एनालिसिस, क्या करते हैं, जॉब एनालिसिस करते हैं, और जॉब एनालिसिस करके हम ये पता कर लेते हैं कि हमें किसी काम को करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, कितना उसका वेस्टेज होगा, क्या हमें आउटपुट मिलेगा, कितने हमें वर्कर्स की जरूरत है ना, हम क्या प्रोसीजर क्या प्लानिंग करें। तो इन सारी चीजों की हम क्या करते हैं, जॉब एनालिसिस करते हैं। और जॉब एनालिसिस करने के बाद इसमें से जो बेस्ट वे होता है, जो सबसे अच्छा रास्ता होता है, उस रास्ते को या उस वे को हम चूज करते हैं कि हमें काम को कैसे करना है। इसको आप ये भी बोल सकते हैं प्रोडक्शन लाइन। क्या है ये, प्रोडक्शन लाइन। अगर जैसे कि हम ड्रेसेस की बात करें, है ना, कि जो आपको सूट मिलते हैं, है ना, जो ड्रेसेस होती हैं, उन ड्रेसेस को बनाने के लिए एक कंपनी में कितने वर्कर्स हैं। एक वर्कर मतलब हर एक वर्कर का हम काम का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कि बटन कोई और लगाएगा, चेन कोई और लगाएगा, उसकी कटिंग कोई और करेगा, है ना। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, काम को डिवाइड कर लिया। अब काम को हमने डिवाइड कर लिया, फिर हमने ये देखा कि जो हमने प्लान बनाया है ये प्लान हमारा सही है, इससे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है। तो ये क्या हो गया, हमारा बेस्ट वे हो गया, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बेस्ट तरीका चूज करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, है ना। उसके बाद क्या आएगा, सेलेक्ट द फर्स्ट क्लास मैन टू डू ईच जॉब। अब हमने बेस्ट वे चूज कर लिया। बेस्ट वे चूज करने के बाद अब हम ये देखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि सूट की कटिंग कौन करेगा, उसकी फिनिशिंग कौन करेगा, उसमें बटन कौन लगाएगा, है ना, उसकी डिजाइनिंग कौन करेगा। तो ये सारी चीजें हमने क्या कर ली, हर एक ईच इंडिविजुअल की एफिशिएंसी को, इसकी स्किल्स को हमने पता कर लिया। फिर उसकी स्किल्स की, उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हम उस मैन को या उस वर्कर को वो जॉब या वो काम देते हैं। इज दैट क्लियर? अब फिर है पे पर पीस। उसके बाद जैसे कि हमने बात की कि वेजेस कैसे डिसाइड करेंगे, हमें कितना वेज देना है ना, पर इंडिविजुअल पर पीस हमें कितना उसको पे करना है, ये सारी चीजें देखते हैं। फिर क्या है, ड्यूटीज ऑफ मैनेजमेंट, फिर कि मैनेजमेंट की क्या ड्यूटी है, ये हम चीजों को मैनेज करते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, सबसे पहला एलिमेंट है कि हम बेस्ट वे चूज करेंगे। उसके बाद कौन सा वर्कर कौन बेस्ट काम कर सकता है किसी भी एक्टिविटी को, वो चूज करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि पर पीस हमें कितना वेज देना है उसको। उसके बाद मैनेजमेंट की क्या ड्यूटीज है, मैनेजमेंट कैसे सुपरवाइज करेगा इन सारी चीजों को, हम वो देखते हैं।
ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके बेसिक एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना दिया जिससे आपको सही समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या है, पहले हम सोचते हैं, ये ब्रेन बना हुआ है ना, पहले हमने सोचा, प्लान किया कि कैसे काम हमें करना है, हमने सारी चीजों को कमांड किया। उसके बाद हमने क्या किया, काम को करना किया, हमने काम को किया, डू किया, वर्कर्स डू। इसके बाद वर्कर क्या करते हैं, उस काम को करते हैं। और वो क्या होगा, वन बेस्ट वे, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है वो वे हम क्या करते हैं, चूज करते हैं। तो ये क्या होगा, बेसिक एलिमेंट्स होंगे आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के। मेन चीज आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये ही याद रखनी है कि यहाँ पे जो भी हम काम करेंगे साइंटिफिक तरीके से करेंगे। साइंटिफिक क्या होता है कि यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, सिस्टम स्टेप बाय स्टेप चीजों को करते हुए चलेंगे, रिजिड नहीं होंगे, जो बेस्ट वे है उस बेस्ट वे को हम चूज करेंगे। यहाँ पे हम रूल ऑफ थंब को यूज नहीं करेंगे, यानी कि जो रूल हमने बना दिया वही रूल को फॉलो कर रहे हैं हम, कि एक सूट को एक ही व्यक्ति बनाएगा, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हर एक काम को डिवाइड करना है उसकी एफिशिएंसी, उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग, है ना, प्लानिंग करनी है। तो ये क्या है कि हमें रूल ऑफ थंब को ना यूज करके हमें साइंटिफिक तरीके से काम करना है और बेस्ट वे चूज करना है उस काम को करने के लिए। तो ये क्या है आपकी, यही आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट है। और बेसिक एलिमेंट्स आपके ये जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आपके वो हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कौन कौन से टेक्निक्स को हम यूज करते हैं। पहला है आपका फंक्शनल फोरमैनशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो फंक्शनल फोरमैनशिप है ये आपका थोड़ा सा अलग भी दिखता है, यहां से ये इंपॉर्टेंट भी, यहां से क्वेश्चन भी आ सकता है। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब होता है सुपरविजन, आप बिल्कुल सिंपल भाषा में याद रख सकते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप का क्या मतलब है, सुपरविजन, यानी कि जो काम आपने डिवाइड किया है उस काम को सुपरवाइज करना, कि हर एक वर्कर, हर एक एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है, आप क्या करेंगे, उसको सुपरविजन करेंगे। इसे वो क्या बोलते हैं, फंक्शनल फोरमैनशिप बोलते हैं। देन क्या, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, यानी कि पहले से ही हमें क्या कर लेते हैं, हम मानक डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इस एक साड़ी को बनाने में हमें 30 दिन लगेंगे, है ना, उसमें हम कितना वेस्ट देंगे, कितने वर्कर्स होंगे, है ना, प्रोडक्शन उसका हम कैसे करेंगे, उसकी मार्केटिंग हम कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या, हमने पहले से ही कुछ मानक डिसाइड कर लिए जिसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे और अपने काम को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, सिंपल तरीके से उसको हमने डिवाइड कर लिया। तो ये क्या होता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देन क्या है, वर्क स्टडी, जो भी काम हमें करना है, सपोज कि हमने ये कहा कि हमें साड़ीज बनानी है या साड़ी में प्रिंट करना है, जो भी काम हो, एक साड़ी साड़ी का हमें क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, तो हमने क्या किया, उस वर्क को अच्छे से पहले स्टडी किया। फिर क्या है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, यानी कि पर पीस, यहाँ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का यहाँ पे ये मतलब है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं, यानी कि जो भी वर्कर्स हैं हमारे पास, उन वर्कर्स को जो उनके काम के अकॉर्डिंग वेजेस मिलेंगे, उनके काम के अकॉर्डिंग उनको पे किया जाएगा। सपोज कि जो प्रिंटिंग करता है उसका वेज अलग होगा, है ना, जो उस साड़ी में एम्ब्रॉयडरी कर रहा है उसका वेज अलग होगा। इज इट क्लियर, जो प्रेस कर रहा है यानी कि आयन कर रहा है साड़ी में उसका वेज अलग होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक पर्सन का उसके स्किल और उसके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उनको पे करते हैं। इसका यही क्या मतलब है, डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम। देन है आपका मेंटल रेवोल्यूशन, जो कि हमने भी पीछे हमने डिस्कस किया। देन है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी का मतलब यहाँ पे ये है कि उस काम को करने के लिए जो वर्कर्स हैं वो कितना थक सकते हैं, उनके अंदर कितनी फैटिग आ सकती है, क्या हो गया आपकी फैटिग स्टडी। देन मेथड स्टडी, कि उस काम को करने के लिए क्या मेथड्स होंगे, हमने उसकी स्टडी कर ली। टाइम स्टडी, उस काम को करने के लिए कितना टाइम लग सकता है या कितना टाइम लगेगा, हमने उसकी स्टडी की। फिर हमने स्टडी की मोशन स्टडी की। मोशन स्टडी का मतलब ये होता है कि एक काम को करने के लिए, यानी कि अगर जो साड़ी में एम्ब्रॉयडरी ही करनी है तो उसको करने में क्या मोशंस लग रहे हैं, कैसे किया जाएगा, उसकी स्टडी भी हमने कर ली। ये क्या होता है आपका मोशन स्टडी होता है। तो यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पे, है ना। तो पहला क्या है, फंक्शनल फोरमैनशिप, फिर स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क,
वर्क स्टडी करते हैं, डिफरेंशियल पीस सिस्टम डिसाइड करेंगे, मेंटल रेवोल्यूशन होता है, फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। इनमें से अगर जो आपको कहीं भी कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ से आपका फंक्शनल फोरमैनशिप इंपॉर्टेंट है और डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम, क्योंकि ये थोड़ा अलग है और इनकी मीनिंग अलग है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या एडवांटेजेस हैं? तो पहला है प्रोडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कितना पैसा लगेगा एक साड़ी को बनाने में या प्रोडक्शन में हमारा कितना पैसा लग रहा है। तो जब हम साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं, हमने प्लानिंग कर ली, हमने बेस्ट वे चूज कर लिया, हम रिजिड नहीं है, हम रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे हमारा जो कॉस्ट है वो क्या होगा, कम हो जाएगा और हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। देन क्या है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा वो भी क्या होगा, बेटर क्वालिटी का। डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पे हम काम को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये डिवीजन ऑफ लेबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे अगर जो हम काम को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे अंदर फटीग भी नहीं आती है और जो काम हमें दिया गया है उस काम को हम एफिशिएंटली कर पाते हैं। देन इंक्रीज्ड वेजेस, इंक्रीज्ड वेजेस का मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज कि किसी को हमने बटन लगाने के लिए दिए, तो बटन लगाने में वो क्या हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा। अब जब उस काम में वो एफिशिएंट हो जाएगा, वो बेटर काम करने लगता है, तो उसको हम क्या देते हैं, उसको हम बोनस भी देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने FW टेलर ने बोनस की भी बात की कि हमें क्या देना है, हमें जो वर्कर्स हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं हमें उनको बोनस भी देना है। देन राइट मेथड ऑफ सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे बेस्ट वे हम चूज करते हैं कि हमें वर्कर्स को कैसे ट्रेन करना है। अगर जो हमें एक सेफ्टी पिन भी बनानी है तो उस सेफ्टी पिन को बनाने के लिए क्या टेक्निक यूज होगी, है ना, उस सेफ्टी पिन को बनाने के लिए क्या ट्रेनिंग है, वर्कर्स को हम क्या करेंगे, ट्रेन भी करेंगे, जिससे वो जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के जो नई नई टेक्निक्स आ रही है उन टेक्निक्स को यूज करके हम बेस्ट प्रोडक्ट बनाए, जिससे हमारा आउटपुट भी क्या हो, अच्छा हो। देन क्या है, प्रोविजन फॉर बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट, हमें एनवायरनमेंट अच्छा बनाना है अपनी कंपनी का या इंस्टीट्यूट का। फिर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो भी रिसोर्सेज है हम उनका बेटर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे रिसोर्सेज आपके ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं और आपका मटेरियल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल रिसोर्सेज क्या है, अगर ये आपको जानना है तो आप जो मेरी एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप की जो पुरानी वीडियोस हैं उन वीडियोस को देखिए। मैंने पर्ट में, पोस्ट कॉर में इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब किया है। तो अगर जो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को जरूर देखिए, जिससे हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ये तो रही बात एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। अब बात हम करते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को क्यों क्रिटिसाइज किया गया। साइंटिफिक मैनेजमेंट को इसलिए क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं, यानी कि जब हम ह्यूमन मैनेजमेंट, जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं एप्टीट्यूड की, इमोशंस की, है ना, रिलेशंस की। तो इन सारी चीजों को, इमोशंस को, रिलेशंस को यहाँ पे बिल्कुल भी नकार दिया गया, उसको वैल्यू नहीं दी गई। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वैल्यू दी गई साइंस को, मैकेनिक्स को, यानी कि जो मशीन्स हैं, मशीनरीज को यहाँ पे ज्यादा वैल्यू दी गई, यहाँ पे ह्यूमंस को वैल्यू नहीं दी गई, है ना। तो इसलिए सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इसका यही है कि यहाँ पे ह्यूमंस को वैल्यू नहीं दी गई। ह्यूमंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि वर्कर्स को वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई। ठीक, अब देखिए कि यहाँ पे दो तरीके के पॉइंट लिखे हुए हैं, एक है वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू और एक है एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यहाँ पे मोनोटनी की बात की गई, यहाँ पे ये बात की गई कि एक काम एक ही तरीके से बिल्कुल एक ही ढर्रे पे किया जाता है, कि अगर जो एक वर्कर है, अगर जो वो ढक्कन ही बनाएगा बॉटल का, तो सिर्फ वो लिड ही बना रहा है। या अगर जो एक वर्कर है, जिस कंपनी में सूट बन रहे हैं या ड्रेसेस बन रही हैं, वहां पे वो सिर्फ बटन ही लगा रहा है, तो यहाँ पे मोनोटनी पाई गई। डिलीड जॉब अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे जो और अपॉर्चुनिटीज एक वर्कर को मिल सकती थी वो यहाँ पे नहीं मिल रही थी।
नो स्कोप फॉर ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस के लिए कोई स्कोप नहीं था। यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑन वर्कर्स हेल्थ, जो भी वर्कर्स थे उनकी हेल्थ पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि नकारात्मक उनपे असर आ रहा था। तो ये क्या है, यहाँ पे वर्कर्स के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को इनके इन पॉइंट्स के थ्रू भी क्रिटिसाइज किया गया। देन है एम्प्लॉयर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। उन्होंने ये बोला कि ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक्सपेंसिव अफेयर, कहीं ना कहीं इसमें जो कॉस्ट है वो ज्यादा लग रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। जहां पे जब हम बात हमने की थी कि एफ डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि हमें वेस्टेज नहीं करना है, बट साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन भी हो रहा था। ओवर प्रोडक्शन का मतलब जितनी हमें जरूरत है उससे ज्यादा हमें प्रोडक्शन हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओवर प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं हो रहा था, जैसे कि वेस्टेज हो रहा था। तो ये क्या है, कुछ क्रिटिसिज्म है साइंटिफिक मैनेजमेंट के। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको समझ में भी आया होगा। अगर जो ना समझ में आया हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, एडवांटेजेस पढ़े और टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा, एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा और क्या कॉन्सेप्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, हमने ये सारी चीजें जानी। तो अगर कहीं भी आपको ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी और टेलीग्राम चैनल पे भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।